हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके बीच में मौजूद। देखिए, कई बार बच्चों ने डिमांड करी कि सर मैथ्स का स्ट्रक्चर तो हो गया, मैथ्स का 50 डेज प्लान हम लोगों ने देख लिया। सबसे ज्यादा जरूरत जो हमको महसूस हो रही है यहाँ पर वो हो रही है जनरल स्टडीज को लेकर, जीएस को लेकर बहुत सारे सवाल हैं लोगों के मन में, कैसे जीएस को तैयार किया जाए। हालांकि मैम इस पे काम कर भी रही है, क्लासेस के माध्यम की बात करें या फिर हम लोग बात करें स्पीड टेस्ट पे, तो हर तरीके से हालांकि हम आपको कंटेंट तो प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन कंटेंट के साथ साथ एक जो बड़ा सवाल होता है कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो बिल्कुल स्वागत करेंगे हमारे जीएस गुरु का, जो आज हमारे बीच में मौजूद है और वो बताएंगे हमको कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कैसे हम इसको क्रैक करें फर्स्ट अटेम्प्ट में। क्योंकि जनरल स्टडीज की अगर मैं बच्चों बात करूं तो सिर्फ ये आएगा प्री एग्जामिनेशन में, और प्री एग्जामिनेशन में अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया तो एडवांटेज आपके पास में रहती है मेंस के लिए भी और इंटरव्यू के लिए। तो मैम से जानते हैं कि जनरल स्टडीज के लिए हमारे पास में लमसम बचे हैं 30 दिन। इस पॉइंट पे क्या करना चाहिए बच्चे को अगर हम बात करें तो? बिल्कुल, सबसे पहले तो बच्चों आप सभी का यहाँ पे स्वागत है और हम आपसे सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि 30 डेज अगर आपके पास बचा है, फर्स्ट थिंग अगर मुझे एक ही शब्द यहाँ पे बोलना पड़े पूरा कंपाइल करके, तो एक शब्द मैं ये कहूंगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एक शब्द में तो हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहेंगे, लेकिन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट 30 डेज आप किस तरीके से मिनिमम टाइम में जीएस में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, अप टू 40 स्कोर कर सकते हैं। ये हम आपके साथ इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, हमारा यही कहना है स्टार्टिंग से कि स्मार्ट स्टडी कीजिए। स्मार्ट स्टडी का मतलब देखिए 30 दिन है आपके पास में, तो अब वो समय नहीं बचा है कि आप सब कुछ पढ़े, हर चीज को कंपाइल करें, हर चीज के नोट्स बनाएं और फिर उनको स्टडी करें। अब जो जरूरत है वो स्मार्ट स्टडी की। आप देख रहे हैं, आप एक बच्चा कुछ ढूंढ रहा है तो वो कुछ नहीं ढूंढ रहा है, बेसिकली वो स्मार्ट स्ट्रेटेजी को ढूंढ रहा है कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अब आने वाले 30 दिनों में। तो हम यही आपके साथ डिस्कस करेंगे कि 30 डेज लेफ्ट है, क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, कैसे तैयार करें। तो मैम बताएंगे आपको, हर एक डाउट आपके क्लियर करेंगे। तो जो भी आपके मन में डाउट चल रहा है इस समय, वो सारे डाउट्स को हम दूर करेंगे। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि एजेंडा क्या है। तो बिल्कुल इस वीडियो का जो हमारा देखिए मेन एजेंडा है, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे एग्जाम फेज के बारे में, मतलब ये एसएससी एग्जाम कितने फेजेस में होता है। आगे चल के हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में, मतलब यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने सेक्शंस यहाँ पे होते हैं, इस बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में हम आपको यहाँ पे जरूर बताएंगे, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि एसएससी ने पहले ही वैकेंसी डिक्लेयर कर दिया है। ओके, आगे जाके हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स, मतलब आपके एग्जामिनेशन कब कंडक्ट किए जाएंगे। कैलेंडर में मेरे ख्याल से गोला भी लगा देना चाहिए ताकि आप ट्रैक ऑन कर सके कितने, और जरूरी भी है ताकि रिमाइंडर बार-बार सेट होता रहे कि हाँ इसको एग्जाम है हमारा। बिल्कुल। अगर आगे चल के हम बात करेंगे प्रीलिम्स के कट ऑफ के बारे में, जो 2016 में रहा, ताकि एक आइडिया लग सके 2017 का क्या कट ऑफ हो सकता है। जानना जरूरी इसलिए भी, देखिए जब हम तैयारी कर रहे हैं 17 की, तो हमको मालूम होना चाहिए कि 2016 में कट ऑफ था कितना। अगर हमको मालूम नहीं होगा तो हमें कहते हैं ना कि टारगेट फोकस नहीं कर पाएंगे, हमको इसके इर्द गिर्द रहना है। बिल्कुल। आगे चल के हम बात करेंगे कंप्लीट सिलेबस ऑफ जीएस के बारे में। एटलीस्ट आगे 30 दिन में तो आप कैसा करेंगे, किस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे कि आप कितना स्कोर कर ले, 40 मार्क्स प्लस कम से कम जीएस में। और हमारा देखिए यही कहना है, नॉर्मली होता है कि देखिए बच्चे के 4 यहाँ पे टॉपिक होते हैं, जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स। कई बार बच्चा बोलता है कि मैथ थोड़ा सा वीक है, इंग्लिश थोड़ा सा वीक है, तो कोशिश करनी चाहिए कि जो पार्ट वीक है वो तो ठीक है, लेकिन जीएस जैसे सब्जेक्ट में हम कम से कम 40 अगर ले आते हैं तो बहुत बड़ा फैक्टर ये होता है आपके पास में। आप सोचिए कैलकुलेशन कहां से कहां पहुंच जाती है। शुरू करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले एग्जाम फेज के बारे में बात करते हैं। एग्जाम फेज में प्री एग्जामिनेशन होगा, प्री एग्जामिनेशन आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आप जाएंगे मेंस में, और मेंस में जीएस नहीं होगा। बिल्कुल, मेंस में जीएस नहीं होगा, मेंस में सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश रहेगा आपके पास में। आगे इसको बताएंगे हम। डिस्क्रिप्टिव की अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए डिस्क्रिप्टिव में आप सोच लेंगे कि जीएस का क्या रोल रहेगा, तो बहुत माइनर सा रोल है यहाँ पे जीएस का। क्यों मांगते? यहाँ पे देखिए जीएस में सर करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, या फिर जो भी आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, लेटर लिखना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं करंट टॉपिक्स के इर्द गिर्द वो मंडराता है। तो कह सकते हैं कि हम बर्निंग टॉपिक के ऊपर भी ऐसे आ सकते हैं, बर्निंग इश्यूज के ऊपर क्वेश्चंस। बिल्कुल। तो डिस्क्रिप्टिव में कहीं ना कहीं देखिए हल्का फुल्का माइनर नॉलेज, मतलब बेसिक्स नॉलेज होना आपको जरूरी हो, बेसिक्स होना बहुत जरूरी है, तभी आप एक अच्छा ऐसे लिख पाएंगे, तब एक अच्छा आप, क्योंकि आपकी राइटिंग स्किल को बेसिकली यहाँ पे चेक किया जाएगा, और एक कमीशन की जॉब है, और यहाँ पे जितनी भी जॉब होती है, तो कहीं ना कहीं अगर आप बात करें तो इसमें थोड़ा बेसिक होना जरूरी है। चाहे बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, चाहे बात करें आप हिस्ट्री की, या फिर बात करें थोड़ा बहुत यहाँ पे ज्योग्राफी की भी। आगे चलते हैं, स्किल टेस्ट आपका होगा फर्दर। तो ये है एग्जाम का फेज। सबसे पहले प्री एग्जामिनेशन आपने दिया, प्री एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के बाद आप एंटर करेंगे मेंस में। मेंस देने के बाद बच्चों डिस्क्रिप्टिव होगा, ध्यान रखिएगा, और उसके बाद आपको बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। अच्छा, एक बात और है कि देखिए यहाँ पे हम सोचते हैं कि बैंकिंग के एग्जाम में जब प्री एग्जामिनेशन होता है
तो हमें इंडिविजुअल कट ऑफ क्वालिफाई करना होता है। तो क्या ऐसा एसएससी में है क्या? बिल्कुल, एसएससी में देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। एसएससी में एक फायदा आपको ये मिलता है, अगर आपका रीजनिंग स्ट्रांग है आप रीजनिंग में ज्यादा कर लीजिए, अगर आपका मैथ्स स्ट्रांग है आप मैथ्स में ज्यादा कर लीजिए। तो एसएससी कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेंथ पे फोकस करता है और आपको ओवरऑल सब सेक्शंस में जान लगाने का जरूरत थोड़ा कहीं ना कहीं। देखिए अच्छी बात मैम ने यहाँ पे बताई कि देखिए ये बहुत बड़ी निजात मिलती है कहीं ना कहीं। अगर हम देखें कि मान लो मेरा मैथ्स थोड़ा सा वीक है, तो अगर मैथ्स वीक है तो देखिए मैं मैथ्स में हो सकता है कि मैंने 15 सवाल किए, तो जो मैंने 5 सवाल नहीं कर पाया वो 5 में एक्स्ट्रा कर सकता हूं जीएस में। बिल्कुल, क्योंकि कट ऑफ निर्धारित की जाएगी ओवरऑल, इंडिविजुअल से कोई मतलब नहीं है। एग्जाम डेट की बात कर लेते हैं। एग्जाम डेट कब है? देखिए एसएससी की नोटिफिकेशन में आपने देखा होगा, तो ये एग्जाम की डेट निर्धारित की गई थी एसएससी के द्वारा। कमीशन ने डिक्लेयर किया कि क्लोजिंग डेट 16 से बाद में शायद ये बाद में 19 हो गया, 19 हो गया था, यहाँ पे बढ़ा दिया। बिल्कुल। तो देखिए अब फॉर्म हालांकि इसके क्लोज हो चुके हैं। अगर हम बात करें आज को, अब बात कर लेते हैं कि टायर 1 कब होगा। टायर 1 होगा इसका 1 अगस्त 2017 से 20/8/2017। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में निकल के आ रहा है कि देखिए 16 से डेट हुई थी 19, तो क्या इसके टायर 1 पे अफेक्ट पड़ेगा? तो जो भी अफेक्ट पड़ेगा, हालांकि अभी कुछ नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो वो तो बात की बात है, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर कमीशन ने हमको कहा है कि 1 अगस्त को पेपर होना है, तो हम रिमाइंडर सेट कर रहे हैं 1 अगस्त का। 1 अगस्त का ही होना है। लेकिन सर यहाँ पे एक चीज ये हो सकता है, जिन बच्चों ने 16 तारीख तक फॉर्म नहीं भी फिलअप किया था, मान लीजिए बैंकिंग के एक्सपीरियंस थे, वो भी आगे उन 3 दिनों में शायद से फॉर्म फिलअप कर दिए होंगे। ये चीज हो सकता है। तो वही हम ये मान के चलते हैं कि अगस्त से पेपर शुरू होगा। आज तारीख देखिए 27 तारीख है, 3 दिन आप इसके निकाल दीजिए। इस 3 दिन को अगर हम निकाल दे तो 30 डेज हैं आपके पास में राउंड फिगर में। तो 30 डेज को ही आपको फोकस करते हुए तैयारी करनी, कैसे करना है वो सब हम बताएंगे इसकी वीडियो में। अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। टायर 2 का जो एग्जाम होना है वो 10-11 नवंबर में एग्जाम होना है, फिर डिस्क्रिप्टिव तो फिर जनवरी 2018 में होना है। बहुत समय अभी हमारे पास में मेंस के लिए और डिस्क्रिप्टिव के लिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्री एग्जामिनेशन की। तो एग्जाम्स की बात करें, लेकिन उससे पहले जानना जरूरी कि वैकेंसी कितनी है आपकी बार। शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि एसएससी ने वैकेंसी डिक्लेयर की है। और देखिए वैकेंसी की बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसी 1852। अब सवाल है कि बहुत बड़ा कि क्या ये वैकेंसी बढ़ेंगी, तो बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, देखिए ये जो वैकेंसी है ये वो वैकेंसी है जो एसएससी के पास अभी हाल ही में खाली है। तो अब 2016 का 2015 का जब ये प्रोसेस चल रहा है, तो जब ये कंप्लीट होगा तो वहां से भी वैकेंसीज निकल के आएंगी, तो ये मान के चले कि दुगनी वैकेंसी बढ़ जाएंगी, बढ़ सकती है। जैसे 2016 की अगर हमें याद है कि स्टार्टिंग में 4000 वैकेंसी आई थी, जो बढ़ते बढ़ते 8000 तक पहुंच गई थी। तो ये तो श्योर है कि वैकेंसी बढ़ना है। कितना बढ़ना है ये रही बात की बात, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि इतनी वैकेंसी है और हमको तो कर सकते हैं हम, और हमको तो सिर्फ एक जॉब चाहिए, तो बहुत वैकेंसी है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं इसका प्री एग्जाम सिलेबस क्या है। बिल्कुल, प्री एग्जाम में जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे रीजनिंग के बारे में, जिसका बेसिक डिफरेंस तो ये है कि अगर आप बैंक के रीजनिंग को टारगेट कर रहे हैं, तो बैंक में रीजनिंग सेक्शन मेरे ख्याल से बच्चे कहते हैं कि सबसे ज्यादा मुश्किल तो होता है रीजनिंग का, पजल वहां पे बहुत ज्यादा पजल करती है, पजल कर देती है। लेकिन एसएससी में आपको प्लस पॉइंट ये है कि एसएससी में सबसे इजी सेक्शन मेरे ख्याल से सर यहाँ पे रीजनिंग होता है। तो एसएससी में रीजनिंग को लेकर तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। जीएस के बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे, तो इसको मैं यहाँ पे स्किप कर दे रही हूँ। मैथ्स आप कहीं से कहीं तक स्किप कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप अगर ये सोचेंगे, बिल्कुल आप अगर सोचेंगे कि चलो यहाँ पे हम मैथ्स में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, मेंस में कर लेंगे, तो ऐसा तो होता नहीं कि रातों रात कोई मैथ्स का मास्टर बन जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे भी आपको मैथ्स में अच्छे से फोकस करना है। और अगर हम इंग्लिश के बारे में बात करें, इंग्लिश अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको मेंस में जाके इंग्लिश क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश के 200 क्वेश्चन आपको करने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप इसमें जरूर फोकस कीजिएगा, मैथ्स और इंग्लिश में आप बिल्कुल फोकस कीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे जीएस के बारे में तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ही करेंगे। अच्छा, एक बहुत बड़ा बदलाव अब की बार एसएससी ने किया। अगर हम देखें यहाँ पे कि पिछली बार जो टाइमिंग मेंशन की गई थी वो किया गया था 75 और अब की बार अगर आप देखें यहाँ पे, तो अब की बार टाइम जो है वो कम हो गया, यानी कि टाइम हो गया 60 मिनट। तो इसका भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा एग्जाम में। बिल्कुल बिल्कुल, इसका फर्क देखिए, अगर मुझे इन शॉर्ट बताना है, कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है अगर पेपर 60 मिनट्स का हो गया है, तो आप उन चीजों पे टारगेट कीजिए जो आप कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि कट ऑफ तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि चलो कट ऑफ ही कम हो जाएगा, देखेंगे उसके बारे में भी उसका क्या स्टेटस है। लेकिन कहीं ना कहीं आप ऐसे चीजों में फोकस कीजिए जो आप कम टाइम में सॉल्व कर लेते हैं। मतलब अपनी स्ट्रेंथ पे इस बार आपको फोकस करने का जरूरत है, और वीकनेसेस को थोड़ा सा आप यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं।
ओके, एक बात और देखिए, हमें 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, यानी कि अगर हम बात करें क्वेश्चन होंगे आपके पास में 100 मार्क्स होंगे, 200 तो बहुत ध्यान से करेगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जो है वो है 0.50। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, तुक्के बिल्कुल मत मारिएगा, आराम से कीजिए, समझदारी यहाँ पे बहुत दिखाने की जरूरत है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं जो है एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स टायर 1 2016 की। 2016 की अगर हम बात करें, 2016 में जो पहली बार ऑनलाइन पेपर हुआ था उसमें जीएस कैसा था? 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, ये रहा स्ट्रक्चर। चलिए जानते हैं मैडम से कि ये स्ट्रक्चर है तो कैसे बच्चा तैयार करे। बिल्कुल, देखिए अब आपको क्या करना है, 25 क्वेश्चन और 50 मार्क्स। पहली बात यहाँ पे असल में एक बात और ऐड करना चाहूंगी, शायद से 2 जुलाई से आप लोगों के सीपीओ के एग्जाम्स कुछ लोग बिल्कुल 2 जुलाई से, जी हाँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे एक बात बता दूं कि आपके पास अभी कितना टाइम बच गया है। मेरे ख्याल से हाल ही में अभी आपके पास अगर 2 जुलाई को भी आपका पेपर है तो मैक्सिमम 4 डेज आपके पास यहाँ पे बचता है। तो इन 4 दिनों में ये जो आपको सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर्स, इसको देख के आप हैरान मत हो जाइए। आपका जो भी इसमें से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है उसके प्रीवियस ईयर आप बना लीजिए। मेरी बात आपको यहाँ पे समझ में आ रही होगी। मैं एक लाइन में आपको बता रही हूँ, अगर आप सीपीओ का एग्जाम देने जा रहे हैं तो फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस टॉपिक से आप करेंगे, जो टॉपिक आपका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप पहले लगा लीजिए, उसके बाद आप आगे अपना प्रिपरेशन को देखिए। फाइन, अब बात करते हैं इन 25 क्वेश्चंस के बारे में। 2016 का पेपर हम अगर एनालिसिस करते हैं तो फिर ज्योग्राफी से हमको देखने को मिलता है 4 से लेके 5 क्वेश्चंस, लेकिन यहाँ पे फैक्ट्स पे थोड़ा बहुत जोर दिया गया है। एक क्वेश्चन तो कम से कम आपका फैक्ट से होगा। बिल्कुल, हालांकि डिटेल करेंगे हम इसको, मतलब टॉपिक वाइज को हम लोग देखेंगे ब्रीफ में अच्छे से। तो मतलब मोटा मोटा मैडम की कहने का मतलब ये कि अगर सीपीओ एग्जाम है या सीजीएल का तो प्रीवियस ईयर पेपर पे आप ज्यादा फोकस करें इस टाइम पे। स्मार्ट स्टडी यही कहती है। तो बच्चों इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पे कि ये टॉपिक था। हालांकि इन टॉपिक की डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे कि ज्योग्राफी से किस टॉपिक से 4 सवाल आए थे, साइंस के अगर 7 सवाल थे तो वो कौन से ऐसे टॉपिक है जो 7 सवाल कवर करता है। चलिए देखते हैं, देखेंगे। बिल्कुल, अच्छा एक सवाल और भी देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है कि करंट अफेयर का 1 से 2 क्वेश्चन। तो करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो मॉर्निंग मिक्स जो हमारा चलता है सेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं करंट अफेयर लाइव, तो वहां से देखिए अगर आपके पास में 2 क्वेश्चन आपको यहां से मिल रहे हैं, तो अगर आप उसको नहीं देखते हैं या आप लाइव उस समय प्रेजेंट नहीं हो पाते हैं तो उस वीडियोस को आप ऑफलाइन जरूर देखिए। क्यों? अगर आप उस सेशन को ऑफलाइन देख लेंगे तो कहीं ना कहीं एटलीस्ट स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो तो आपके स्ट्रांग हो ही जाएंगे। और जो 10 क्वेश्चंस हम लोग वहां पर पूछते हैं वो टोटली देखिए हर दिन का 10 क्वेश्चन होता है। आप ये मान के चलिए कि 10 क्वेश्चन अगर आप आज से पढ़ना शुरू करते हैं तो 30 दिन में हुआ 300 क्वेश्चन, और 300 में से सिर्फ 2 सवाल आने। बिल्कुल इजीली मेरे को लगता है कि वहां से हो जाएगा। अगर कैलकुलेशन की मैं बात करूं तो आप क्या कीजिए, जून और जुलाई के पूरे करंट अफेयर देख लीजिए। बिल्कुल ठीक है, 60 दिन का करंट अफेयर मल्टीप्लाइड बाय 10 कर लो तो 600 क्वेश्चन अगर आपने देख लिए, सिर्फ देखने की बात कर रहे हैं हम, देख लिया आपने, तो आप जब एग्जाम में क्वेश्चन को देखेंगे आपको लगेगा इसका आंसर मैंने वो देखा था तो मुझे याद है। क्योंकि आप सभी जानते हैं जैसे प्रैक्टिकली क्या होता है कि हम लोग को जो विजुअल फॉर्म में हम देखते हैं वो ज्यादा याद रहता है कंपैरिजन टू अगर हम उसको याद करते हैं। आगे चलते हैं तो टॉपिक को जानते हैं डिटेल में कि कैसे कैसे टॉपिक से क्या गया था। शुरुआत करते हैं मैडम साइंस से। जी हाँ, बिल्कुल, साइंस तो देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगभग 10 क्वेश्चन 8 से लेकर 9, मतलब लगभग आपका 10 क्वेश्चन। मतलब हम चाहेंगे इसको पूरा यहाँ पे वो जूम आउट किया ताकि क्लियरली यहाँ पे विजिबल हो कि जो टॉपिक्स हैं आप इसको नोट कर ले। अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं यहाँ पर तो टॉपिक नोट कर लीजिए कि अब आपको अगर साइंस पढ़ना है तो साइंस में भी आपको बस इन्हीं टॉपिक पे ही फोकस करना है। हिस्ट्री की बात करें तो इन टॉपिक्स पे फोकस करना है। कैरी ऑन मैम। बिल्कुल, यहाँ पे साइंस से देखिए 8 क्वेश्चन आपके लगभग साइंस से बनेंगे। तो आप सबसे पहले फोकस कीजिएगा इंपॉर्टेंट इन्वेंशन से, या तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और वहां से टॉप 10 इन्वेंशन फॉर फिजिक्स, टॉप 10 इन्वेंशंस फॉर केमिस्ट्री एंड टॉप 10 फॉर बायोलॉजी। हालांकि उसमें भी फिजिक्स के इन्वेंशंस पे ज्यादा फोकस किया जाता है, तो एटलीस्ट टॉप 10 प्रीवियस ईयर फिजिक्स के इन्वेंशन जरूर देख लीजिए। एसआई यूनिट, जिसमें से अगर मुझे फोकस करना हो तो टेम्परेचर का एसआई यूनिट ज्यादातर पूछा जाता है, तो आप एसआई यूनिट पे ध्यान दे सकते हैं। मोशंस में आपका सर्कुलर मोशन, उसमें सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल मोशंस पे ज्यादा फोकस किया जाता है विथ रियल लाइफ एग्जांपल्स। वर्क, एनर्जी, पावर, यहां से कहीं ना कहीं कभी कभी एसआई यूनिट पूछा जाता है। और लाइट, साउंड के बारे में अगर हम बात करें देन दीज 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। लाइट और साउंड कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर फिजिक्स की अगर हम बात करें तो यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है
और वो या तो रीसेंट हैपनिंग से पूछ लिया जाएगा या फिर जो आपका फॉर एग्जांपल मॉडरेटर के रूप में किसको यूज किया जाता है, कूलेंट के रूप में किसे यूज किया जाता है, ये आपका इंपॉर्टेंट होता है। स्टेट्स ऑफ मैटर आपका, वैसे मैं इसको केमिस्ट्री के अंदर कंसिडर करूंगी। स्टेट्स ऑफ मैटर में फॉर एग्जांपल किस तरीके से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मैटर चेंज होता है, ये आपको देखने का जरूरत है। सॉलिड प्लस सॉलिड क्या बनता है, सॉलिड प्लस लिक्विड क्या बनता है, यहां से एक क्वेश्चन आने का संभावना होता है। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर विथ रिस्पेक्ट टू डे लाइफ हैपनिंग्स, आपको ये देखना है। फॉर एग्जांपल एक ग्लास में बर्फ भी है, पानी भी है। अब बताइए कितने डिग्री सेल्सियस में आपका वो मटेरियल रहेगा जब बर्फ पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगा, या फिर बर्फ पूरी तरीके से मेल्ट होने से थोड़ा देर पहले क्या उसका टेम्परेचर रहेगा, ये आपको पूछा जा सकता है। एसिड एंड बेस के बारे में अगर हम बात करें, यहां से एक क्वेश्चन निकलता है। फॉर एग्जांपल कौन से लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है, इस हिसाब से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कॉमन नेम से भी ये क्वेश्चन हो सकता है। केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, इसका मतलब ज्यादा आपको पीएचडी नहीं करना है, डे टू डे लाइफ में जो हैपनिंग्स यूज होता है एग्जाम्पल के साथ आप यहाँ पे पढ़ने पे फोकस कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग पाउडर हो गया, इनके केमिकल नेम पूछ लेता है, इनके केमिकल फॉर्मूला पूछ लेते हैं, तो केमिस्ट्री डेली लाइफ में यहाँ से सवाल बन जाएगा। आगे चलते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे उसके बाद अगर हम बायोलॉजी के बारे में बात करें तो आप ह्यूमन बॉडी पे फोकस कीजिए। मान लीजिए एक ह्यूमन का बॉडी है, बॉडी है तो उसमें ब्रेन होगा, तो ब्रेन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसमें ब्लड होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है। या फिर आप एकदम बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं। सेल्स से मिलके बना टिश्यू, टिश्यू से मिलके बना ऑर्गन, ऑर्गन से मिलके बना ऑर्गन सिस्टम। बिल्कुल, ऑर्गन सिस्टम में नर्वस सिस्टम जिसमें हो गया आपका ब्रेन, उसी तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें हो गया आपका ब्लड इन सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर अगर आप बात करें स्केलेटल सिस्टम से, एक क्वेश्चन आ सकता है, बताइए सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सा है, या फिर इस हिसाब से एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे निकल सकता है। अब ह्यूमन बॉडी में इसके आगे चल के विटामिन होता है, हार्मोन्स होता है, जहां से क्वेश्चन निकल के आ सकता है। अब बॉडी, बिल्कुल, अब बॉडी है तो उसमें सर डिजीजेस भी तो होंगे ही, फिर उसका प्रिवेंशन होगा, ट्रीटमेंट होगा और कोई क्योर होगा। तो ये आपको फोकस करने का जरूरत है। ये बहुत हाई ईयर टॉपिक है, बेसिकली ह्यूमन बॉडी एक बहुत हाई ईयर टॉपिक है बायोलॉजी। अच्छा, एक बात करो, यहाँ पे कहीं देखिए आप इसमें काम और कर सकते हैं कि आप जितने भी टॉपिक मैम ने डिस्कस किए इनका प्रीवियस ईयर जरूर पढ़ लें। बिल्कुल, कई बार क्वेश्चन एज इट इज पूछ लेते हैं। मान लीजिए अगर हम बात करें ब्लड की, तो एक बहुत पुराना सवाल है, अगर हमें याद है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, तो ये कई बार सवाल एग्जाम में आ जाता है और ये बहुत बार मोस्टली रिपीटेड सवाल है एसएससी का। तो वही चीज है कि अगर आप ब्लड पढ़ रहे हैं तो आप क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर अगर आपने ब्लड पढ़ लिया पूरा तो एक आध सवाल आपको रिपीटेशन मिल जाएंगे। आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है। बिल्कुल, इस हिसाब से आपको नाम भी याद हो जाएगा। मान लीजिए लेंस्टेनर का नाम आपको यहाँ पे याद हो जाएगा। प्लांट एंड एनिमल किंगडम, यहाँ पे प्लांट में होने वाली डिजीज, प्लांट के हॉर्मोन्स और जो आपका एरिया वाइज प्लांट का कल्टीवेशन होता है, जो आपका ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है, यहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलता है। अब ये एनालिसिस देखिए बच्चों, लास्ट 10 इयर्स क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे से देखने के बाद ये हाई ईयर टॉपिक्स यहाँ पे निकल के आते हैं, तो इन पे आप जरूर फोकस कीजिएगा। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए हिस्ट्री, तो साइंस पे देखिए, बिल्कुल हिस्ट्री बहुत कहीं ना कहीं वास्ट भी होता है, तो बच्चों को ये हमेशा टेंशन रहता है कि इतना वास्ट हिस्ट्री कैसे कवर अप करें सिर्फ 30 डेज में। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे साइंस में हमने कहा कि इन टॉपिक की आप प्रीवियस ईयर पढ़ लीजिए। तो प्रीवियस ईयर अगर आपने पढ़ लिया तो ये मुझे लगता है कि मोर देन इनफ हो जाएगा, आप इतना अच्छा स्कोर कर लेंगे। तो बात करते हैं हिस्ट्री की बात करें, तो हिस्ट्री की बात करते देखिए 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे हिस्ट्री के बच्चों। 4 से 5 क्वेश्चन किस किस टॉपिक से आएंगे इनको हम डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहला है इंडियन नेशनल मूवमेंट। देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है, इसको आप कह सकते हैं कि हिस्ट्री का सबसे बर्निंग टॉपिक है ये। अगर मैं बात करूं यहां से बहुत सारे सवाल ऐसे जो रिपीट हुए, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मुझे याद एक सवाल में दिख रहा था, तो सवाल पूछा गया था कि वो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, डेट पूछ ली गई थी उसकी, चौरी चौरा कांड, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में बहुत सारे सवाल यहां से बन जाते हैं। देखिए इतना तो हमें याद हो गया। तो वाकई में ये मान के चले कि इंडियन नेशनल मूवमेंट से सवाल आपको जरूर देखने को मिलेंगे। बाकी बात करते हैं मैडम से कि हिस्ट्री में अप्रोच क्या होनी चाहिए। बिल्कुल, हिस्ट्री तो देखिए आप इसको पूरी तरीके से कहानी के तौर पे आप इसको एक बार में पढ़ के याद कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप डेट्स को रिलेट कीजिए। देखिए मान लीजिए हम बात करते हैं, एक बार एक सीक्वेंस का क्वेश्चन सर आया था और वो बार बार कहीं ना कहीं रिपीट भी होता है सीक्वेंस का क्वेश्चन, कि आपका नॉन कोऑपरेशन कब हुआ था, उसके बाद आपका सिविल डिसोबीडियंस कब हुआ था, उसके बाद आपका क्विट इंडिया कब हुआ था। अब इन तीनों के साथ एक और कुछ ना कुछ जोड़ दिया जाएगा और आपको इनको सीक्वेंस में अरेंज करना पड़ेगा कि कौन पहले कौन बाद में। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आप इस तरीके से देखिए चीजों को देख सकते हैं। सर 1920 एक मूवी आई थी, अगर आपको याद होगा तो। बिल्कुल। तो 1920 में आप याद कर लीजिए फॉर एग्जांपल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आप किसी के साथ सबसे पहले कोऑपरेशन नहीं करते कि चलो किराया नहीं दिया तो किराएदार और जिसको किराया देना है वो दोनों आपस में क्या करेंगे, नॉन कोऑपरेशन करेंगे 1920।
अब आप 10 साल उसके बाद जंप कर दीजिए इन फ्यूचर, कहाँ पहुंच जाएंगे सर आप? 1930 में आप पहुंच जाएंगे। तो नेक्स्ट आप 1930 सिविल डिसोबीडियंस, उसने 10 साल तक अगर किराया नहीं दिया तब तो सिविल लेवल पे जाना ही पड़ेगा, पुलिस बुलाना पड़ेगा। तो 10 साल बाद आप पहुंच गए 1930 सिविल डिसोबीडियंस। अब देखिए उसके बाद फिर से उसके बाद भी सर उसने 10 साल और किराया नहीं दिया, और 10 साल भी क्या उससे भी थोड़ा सा और ज्यादा 1942 तक अगर कोई किराया नहीं देगा, बिन बात का आपके घर पे रहे जा रहा है, तो आप उसको भगाएंगे कि नहीं? बिल्कुल उसको घर से भगा दिया जाएगा। तो लास्ट में क्या ऑप्शन दिया कि यू क्विट इंडिया। तो लास्ट में क्या किया गया? क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इस हिसाब से आप कुछ ना कुछ अरेंज करके उसको चीजों को ब्रॉडली इंपॉर्टेंट ईयर्स को, इंपॉर्टेंट इवेंट्स को विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर जरूर एक बार देख लें। बिल्कुल। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे हमने बात करी हिस्ट्री की, अब बात करते हैं पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर का क्या रोल रहेगा प्री एग्जामिनेशन की। बच्चों हम बात करें तो पॉलिटी की बात कर ले, आप देख रहे हैं कि पॉलिटी में सिर्फ 3 पॉइंट हमने यहाँ पर मेंशन किए, 4 से 5 सवाल पॉलिटी के आपने देखा कि पिछली बार भी और अब की बार भी शायद रहेंगे। तो इंपॉर्टेंट साइंस तो है, लेकिन साइंस के अलावा भी दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पॉलिटी की बात कर ले, मैडम से पूछते सबसे पहले बात करते हैं प्रियम्बल की। देखिए प्रियम्बल की बात करें और आपने लिखा है कि पार्ट 1 से पार्ट 4A और पार्ट 5 से पार्ट 6, तो आप बताइए कि इसको कैसे बच्चा तैयार करेगा? देखिए इसमें देखने के लिए आपको सिर्फ 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं, पर इसमें लगभग आपका कॉस्ट बेनिफिट के सारे टॉपिक्स कवर अप हो जाते हैं। प्रियम्बल, सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रियम्बल में एडिशन जो हुआ 3 वर्ड्स का हाँ। कौन से एक्ट के तहत हुआ, कौन से अमेंडमेंट के तहत हुआ, कौन सा अमेंडमेंट उसमें एडिशन हुआ, यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। कई बार रिपीट हुआ है ये सवाल, बिल्कुल कई बार। इनफैक्ट मैं अगर आपको 4 अमेंडमेंट अभी आपको बता सकती हूँ जो आपके एग्जाम में ऑप्शंस में तो रहेगा, 42nd, 44th, 73rd, 74th, कुछ भी क्वेश्चन हो अमेंडमेंट से रिलेटेड सर इसमें से एक ऑप्शन उसमें जरूर देखने को मिलता है, ऐसा होता है। अब हम पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन कीजिए इंडिया का मैप का, वो तो बहुत आसान है इमेजिन करने के। अब इंडिया के मैप के अंदर आपको बाउंड्रीज दिख रही होंगी, तो वो क्या हो गया? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, पार्ट 1। अब ये भी आपको याद हो गया पार्ट 1। उसके बाद नंबर 2, इंडिया के मैप के अंदर सर आप सिटीजन्स को बैठे हुए इमेजिन कर पा रहे हैं कि उसके अंदर लोग बैठे हुए हैं, हम लोग इंडिया के मैप के अंदर बैठे हुए, तो वहां पे क्या हो जाएगा? पार्ट 2 सिटीजनशिप। उसके बाद एक आप और आगे बढ़ जाइए, पार्ट 3 क्या हो जाएगा? सिटीजन्स के हाथ में कुछ राइट होंगे, कुछ अधिकार होंगे, बिल्कुल। तो पार्ट 3 पे पहुंच गए। आगे अगर आपके कुछ अधिकार होंगे तो आपके कुछ ड्यूटीज भी होंगे, लेकिन ड्यूटीज आप करते हैं कि नहीं करते हैं? शायद यहाँ पे देखिए कॉमन कंफ्यूजन होता है कि पार्ट 4 कौन सा है, पार्ट 4A कौन सा है। बिल्कुल। शायद आप ड्यूटीज को थोड़ा कम करते हैं, तो आप उसके आगे आप A लगा दीजिए कि एब्सेंट। तो पार्ट 4A आप कहाँ पे पहुंच गए? फंडामेंटल ड्यूटीज। रह गया पार्ट 4, और आपके जो स्टेट्स है उनके कुछ डायरेक्शन, स्टेट को दिए जाने वाले कुछ डायरेक्शन। सो DPSP कहाँ पे हो गया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4। तो इस हिसाब से आप एक बहुत ही सुंदर से सिस्टमैटिक तरीके से आप याद कर सकते हैं। बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से। पार्ट 5 और पार्ट 6 को कंपैरेटिव वे में स्टडी कीजिएगा। पार्ट 5 में आप यूनियन, आप प्रेसिडेंट के साथ पार्ट 6 के गवर्नर को जोड़ सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ चीफ मिनिस्टर को। तो इस हिसाब से आप पॉलिटी के प्रिपरेशन को आगे लेके। और देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो जैसे कि मैम ने कहा प्रेसिडेंट की बात करें, आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव होना है, तो हो सकता है कि यहाँ से सवाल निकल के आ जाए, क्योंकि देखिए बर्निंग टॉपिक है इस समय राष्ट्रपति का चुनाव जो होना है, तो सवाल निकल के आ सकता है कि राष्ट्रपति के जितने भी अब तक देखिए इलेक्शन जो किस अनुच्छेद किस आर्टिकल में आता है ये पढ़ लीजिएगा, अब तक कितने राष्ट्रपति नियुक्त हो चुके हैं उनको आप देख लीजिएगा, सीक्वेंस में देख लीजिएगा कौन सा राष्ट्रपति किस ईयर, सबसे ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं इनका कार्यकाल सबसे लंबा था, सबसे कम था, ये सवाल बन सकता है, क्योंकि अगर हम बात करें बर्निंग टॉपिक के हिसाब से। आगे चलते हैं, ज्योग्राफी को देखते हैं। ज्योग्राफी के 3 से 4 सवाल टॉपिक ये रहे, और लगभग बता दें आपको कि डिजिटल गुरुजी में मैडम ने पूरा ज्योग्राफी कवर कर लिया है, तो अगर आपने वो क्लासेस अब तक नहीं देखी बच्चों तो उनको जरूर देख लीजिएगा, पूरा ज्योग्राफी आपका वहां से कवर हो जाएगा। तो इसको आप अगर एक्सप्लेन करें कि ज्योग्राफी में हम कैसे कैसे पढ़ें, क्या अप्रोच रखें। बिल्कुल, मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज एडिशन करूंगी, वैसे तो आपके डिटेल्स वहाँ पे कवर हो चुके हैं, उसके बाद कुछ फैक्ट्स पे आप ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जांपल रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स का एग्जांपल क्या हो गया, रिवर्स, कौन से नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, फॉर एग्जांपल ये सवाल बहुत बार रिपीट होता है, लखनऊ, इस हिसाब से क्वेश्चन आता है। साइक्लोन्स के कॉमन नेम्स रिपीट होते हैं, तो इस हिसाब से फैक्ट्स पे आप फोकस कीजिएगा, क्योंकि आपका टाइम अभी कम है तो आप फैक्ट्स पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। और सेंसस सर बहुत बच्चों को लगता है कि इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, बिल्कुल, तो साथ ही साथ देखिए सेंसस कहीं ना कहीं ये ज्योग्राफी का भी टॉपिक है, तो आप भले इसको ज्योग्राफी समझे या इकोनॉमिक्स समझे, लेकिन आपको सेंसस के फैक्ट्स, मतलब आपका मान लीजिए पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ सबसे ज्यादा है, सेक्स रेशियो कहाँ मैक्सिमम है कहाँ कम है, और एडुकेशन
मतलब लिटरेसी रेट, ये 3 सवाल है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। सेक्स रेशियो, लिटरेसी हो गया, डेंसिटी हो गया, बिल्कुल। तो ये 3 चीजें पूछा जाता है सबसे ज्यादा। इसमें आप जरूर पढ़ लीजिएगा, देखिए ध्यान से, बहुत अच्छा मैम ने कहा। तो 3-4 सवाल आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। अब निकल के आता है इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, करंट अफेयर। बच्चे सॉरी कंप्यूटर में क्या आता है, तो कंप्यूटर के बच्चों कम से कम 1 सवाल या 2 सवाल कम से कम कंप्यूटर के रहते हैं। तो बात कर लेते हैं, लास्ट पोर्शन है हमारा इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए मैडम ने बहुत ही अच्छी सलाह दी कि आप कुछ मत कीजिए, डेली के आप जो करंट अफेयर लाइव चलता है उसके 10 सवाल आप पॉइंट कर लीजिए। आप उस वीडियो को भले लाइव मत देखिए, हम कह रहे हैं आप उसके बस 10 सवालों को कहीं पे नोट कीजिए, राइट कीजिए और कुछ मत कीजिए, ठीक है। और उनको आप पढ़ लीजिए, आपका ये करंट अफेयर इजीली कवर हो जाएगा। बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो ये जान लेते हैं मैडम से इकोनॉमिक्स में क्या पढ़े। बिल्कुल, इकोनॉमिक्स में देखिए एक क्वेश्चन तो आपका करंट अफेयर्स विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक्स भी आ जाएगा। फॉर एग्जांपल करंट अफेयर्स विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक्स, मान लीजिए गवर्नमेंट स्कीम्स हो गया। मनरेगा वैसे तो बहुत पुराना है, बट एमएनरेगा के क्वेश्चंस अब तक देखने को मिलते हैं। 5 ईयर प्लान्स के क्वेश्चंस, नीति आयोग के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो करंट अफेयर्स विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक्स एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। गवर्नमेंट स्कीम्स हो गया, सब्सिडीज हो गया, आजकल जैसे स्कीम्स बहुत सारी आ रही है, तो वहां पे एक सवाल बन सकता है। जैसे मैं देख रहा था अभी उज्ज्वला के ऊपर एक सवाल बना था, तो ये सब सवाल इकोनॉमिक्स में बन सकते हैं। तो चलिए बैक टू यू मैम। बिल्कुल, यहाँ पे इकोनॉमिक्स में इसके अलावा आप और किस में फोकस करेंगे? सबसे पहले बजट, ओके, नेशनल इनकम, डिमांड सप्लाई और इन्फ्लेशन, इस पे आप फर्स्ट फोकस कीजिए। इतना हो गया, फिर आप आगे जाके इकोनॉमिक्स समझने के प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पे ऐसा भी हम कह सकते हैं कि देखिए 4-5 टॉपिक, इन्हीं से सवाल घूम फिर के बनता है हर बार। और देखिए इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप। इंपॉर्टेंट इसलिए इकोनॉमिक्स के अगर 1-2 सवाल बनते हैं तो वो इतने टफ नहीं होते, बहुत आसान सवाल होते हैं। तो ये नेशनल इनकम के कई बार फॉर्मूला पूछ लेता है कि नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या होगा। तो ये सवाल कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो कई बार रिपीट होते हैं एसएससी के पास में। तो ये है आपका पूरा स्ट्रक्चर। आई होप कि आपको मैम ने अच्छे से एक्सप्लेन किया इसको, और पूरा मुझे लगता है कि मैं देखिए यहाँ पे बैठा हूँ तो मुझे अब समझ में आ गई कि शायद मुझे भी एसएससी भरना चाहिए अब की बार। तो वाकई में ये होता है कहीं ना कहीं, जब हम एक्सप्लेनेशन हमें पूरा समझ में आता है, सिस्टम अगर हमें समझ में आ जाएगा तो चीजों को समझना और बेहतर हो जाता है। तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आगे चलते हैं और देखिए ये आप सोच रहे होंगे कि अप्रोच क्या रखें। तो अब इस अप्रोच की अगर हम बच्चों बात करें, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। 2016 का अगर हम आंकड़ा उठाएं तो 44 बैचेस यानी कि 44 शिफ्ट में पेपर हुआ था। बिल्कुल, 44 शिफ्ट का मतलब बच्चों क्या हुआ कि एक शिफ्ट में 100 सवाल, मल्टीप्लाई 100 किया, यानी कि 4400 क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे एसएससी सीजीएल ने। जिसमें से अगर मैं जीएस की बात करूं तो 4 से डिवाइड कर दूं तो 1100 सवाल ऐसे थे जो जीएस में पूछे गए थे। और इन बच्चों 1100 सवालों में 900 से 1000 सवाल ऐसे थे जो रिपीट हुए थे। तो अगर हम ऐसा बोले कि 900 सवाल भी अगर रिपीट हुए तो 200 सवाल क्या हुए, एसएससी ने नए बनाए। अब वो नए सवाल क्या हो सकते हैं? करंट अफेयर चेंज होगा, जाहिर सी बातें, योजनाएं चेंज होंगी, स्कीम्स चेंज होगा। या अगर हम ये कहें कि देखिए इसको भी आप क्या करें, 200 को भी अगर आप 44 से डिवाइड कर लें, लम सम ये जाएगा 5 बार फॉर एग्जाम्पल। यानी कि एक पेपर में अगर आप देखें तो 25 में से 5 सवाल नए थे, और नए में अब मान लीजिए 2 करंट अफेयर हुआ तो 3 सवाल जो नए बनाए गए, तो 20 क्वेश्चन यहाँ पे ये बच्चा आसानी से कर सकता है। सर इनफैक्ट अभी तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो गया, तो अगर मैं 20 क्वेश्चन को इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दूंगी, 40 मार्क्स तो मेरे सिर्फ प्रीवियस ईयर से ही डायरेक्ट बन जा रहे हैं। यही तो बिल्कुल वही हमारा स्टार्टिंग में कहना था। बहुत अच्छी कैलकुलेशन मैडम ने यहाँ पे लगाई कि सिर्फ और सिर्फ कुछ नया ना करके, कुछ नया ना सोच के प्रीवियस ईयर को अच्छे से किया जाए तो बच्चों 40 नंबर मेरे हाथ में है। अब ये आपके ऊपर है यार कि आप इस 30 दिनों में पढ़ते हैं या पढ़ते हैं। बात समझिएगा बहुत ध्यान से, इन 30 दिनों में आप पढ़ते हैं या पढ़ते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और अगर एग्जाम अच्छा हुआ तो आई होप कि आपको ये पूरी कैलकुलेशन समझ में आ रही है कि देखिए 1100 सवाल बनाना इतना आसान काम नहीं होता एसएससी के लिए, तो कहीं ना कहीं वो रिपीट मारेगा। तो अगर आपने 40-45 क्वेश्चन कर लिए, सही हो गया, तो बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलने वाली है। कट ऑफ की बात कर लेते हैं। पिछले बार तो 2016 में अगर मैडम बात करें तो कट ऑफ 137 था। 137 था। अच्छा, एक मुझे सवाल यहाँ पे निकल के आ रहा है, 137 कट ऑफ 2015 मुझे याद 102 था, 102 बिल्कुल, सीधे 137, इसका क्या रीजन रहा? एक्चुअली देखिए पहली बार के लिए
ये जो आपका एग्जाम था 2016 में ऑनलाइन मोड में कंडक्ट हुआ, तो कहीं ना कहीं एक स्टार्टर जैसा था, तो इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चंस क्या हुए, कहीं ना कहीं इजी क्वेश्चन इजी रखे गए थे। साथ ही साथ दूसरी पॉइंट यहाँ पे ये भी है, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो 100 हो गए, और एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का था। तो ये भी एक बेनिफिट कहीं ना कहीं बच्चों को मिला कि इजी क्वेश्चन पेपर और एक इजी क्वेश्चन को करने के लिए 2 मार्क्स मिल जा रहे हैं, तो इसीलिए इतना जंप देखने को मिला कट ऑफ में। क्योंकि वही ना, प्रीवियस ईयर रिपीट हुआ। अब जिन बच्चों ने प्रीवियस ईयर कर लिया उनको आंसर भी याद है। बिल्कुल। तो और दूसरी बात इसमें एक और बात भी थी, खास बात मैम, कि पिछली बार जो टाइम था वो 60 नहीं 75 मिनट्स था। तो जो 15 मिनट एक्स्ट्रा मिले उसमें बच्चों ने, आप समझ सकते हैं कि 15 मिनट में उन्होंने इतने क्वेश्चन कर लिए कि कट ऑफ जो है वो यहां पहुंच गया। तो अब की बार क्या लगता है, कट ऑफ इतना रहेगा, कुछ कम के आसार हैं? देखिए बच्चों, इस बार जो आपका टाइम है वो तो 60 मिनट्स कर दिया गया है। अब देखिए ये जो 15 मिनट यहाँ पे कम हो गया है, इस 15 मिनट के कम होने पे इफेक्ट तब नहीं पड़ेगा जब आप इजी सेक्शंस में ज्यादा स्कोर कर लेंगे, या फिर जो आपके स्ट्रेंथ्स है उसमें आप ज्यादा फोकस कर लेंगे, तब आपका यहाँ पे कट ऑफ लगभग सर 125 प्लस तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कट ऑफ कम से कम 125 प्लस जाएगा। लेकिन फिर भी हमारा तो यही कहना है कि आप फोकस जरूर करिएगा 137 को, क्योंकि ये सेफ जोन है यार। और कहते हैं कि अगर आप सेफ जोन में रहते हैं तो आपके पास में अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है। अगर आपने इंटरव्यू नहीं क्वालिफाई कर पाया तो नॉन इंटरव्यू वाला जो पोर्शन है वो आप कहीं ना कहीं, हालांकि इंटरव्यू तो खत्म ही हो गया एसएससी में, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें कुछ पोस्ट ऐसे जिनकी कट ऑफ हाई। और दूसरी बात सर यहाँ पे ये भी है कि कट ऑफ किसी एग्जाम में कम हो गया हो, ऐसा तो हमको जनरली देखने को मिलता नहीं है। तो हो सकता है 137 से भी थोड़ा और ऊपर 140 तक भी जा सकता है। अगर पेपर इजी आ गया, हो तो सकता है ना तो हम किसी चीज के लिए नहीं ऐसा कर सकते। पॉसिबल तो हर कुछ, सब कुछ पॉसिबल है इस दुनिया में। तो बिल्कुल वही हम कहेंगे कि यही सब कुछ पॉसिबल है इस दुनिया में। कट ऑफ हाई भी हो सकता है और आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। पॉसिबल ये भी है कि आप 30 दिनों में जीएस कर लें, और पॉसिबल ये भी है कि आप इस 30 दिनों में वर्क हार्ड, स्मार्ट वर्क करके सफलता पा लें। तो यही हम यहाँ पे खत्म करेंगे आज के सेशन को। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। मैम ने हर चीज को अच्छे से एक्सप्लेन किया। आपको अगर यहाँ पे कंटेंट देखिए, हम डिजी नोट, डिजी पेज के माध्यम से हम आपको लगातार कंटेंट दे रहे हैं। बुक्स की बात कर लें हल्का सा, बहुत कम शब्दों में, तो डिजी पेज हो गया, डिजी नोट हो गया, लाइव डिजिटल क्लासेस जो है जो प्रोवाइड की जा रही है हमारे माध्यम, आपको एसएससी को फोकस करते हुए, उसको आप जरूर देखिए। डिजिटल गुरुजी की बात करें तो इसको आप जरूर देखिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ डिजी नोट्स की अगर बात करें, मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने प्रेसिडेंट के ऊपर डिजी नोट निकाला था। साथ ही साथ उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हुए। बिल्कुल, तो 4-5 पन्ने का वो डिजी नोट्स होता है, उसको आप जाके डाउनलोड कर लीजिए। उन 4-5 पन्नों में से आपके एक सवाल अगर 2 सवाल बन जाता है तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई किताब हो सकती है ना, कि आपने 4-5 पन्नों में क्वेश्चन आपका बन गया, सिस्टमैटिक तरीके से उसको डिजाइन किया जाता है। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आपको सफलता जरूर मिले, और कहा भी जाता है स्मार्ट स्ट्रेटेजी गेट्स यू सक्सेस और सिलेक्टेड। तो बिल्कुल आई होप कि आप सफल हो। थैंक यू सो मच, फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच।